शक्ति सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राहुल जापान जी हैं। उन्होंने कल भी अपना मार्गदर्शन किया। आज मैं पुनः श्री राहुल जापान जी को सदन में उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। आज वो हमारे किसान बंधुओं से सवाल जवाब भी करेंगे। किसान बंधु हमारे जो भी उनकी संकट समाधान है उनका समाधान भी होगा। श्री राहुल जापान जी, आप सादर आमंत्रित हैं। सादर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राम राम जी, जय हिंद सभी को। ठीक ठाक होंगे। और एक स्वस्थ दिमाग जब आदमी के पास होता है तो स्वस्थ शरीर ऑटोमेटिक हो जाता है। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, ऐसा नहीं है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा उल्टा है, जो मैंने अनुभव किया 40 सालों में। स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ शरीर रहता है। अगर आदमी का शरीर स्वस्थ है और दिमाग बीमार है तो वो बीमार है, कुछ दिनों में हो जाएगा। अगर उसका दिमाग सही है, पॉजिटिव है, तो मैंने मरते हुए लोगों को जिंदा होते देखा है। जैसे मेरी माताजी को 2014 में कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपकी माताजी 1 साल ज्यादा से ज्यादा जिएंगी, क्योंकि इनका हमने ये पूरा काट करके निकाल दिया है और ये जो आर्टिफिशियल पार्ट है ये ज्यादा दिन नहीं चलते। मेरी माताजी से मैंने पूछा 1 महीने बाद कि मम्मी कैंसर था, वो डॉक्टर ने ऐसा बोला है। मम्मी बोली डॉक्टर पागल है, उसको क्या पता, कुछ नहीं होता। आज मेरी मम्मी को 14 साल हो गए भाई साहब, और बिल्कुल फिट है। अभी झाड़ू मार रही होगी, जाओगे मानती नहीं है। पूरा गोबर उठा के गाय का, वो कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसको पूछो कि आपको कैंसर है क्या, बोलती नहीं। किसने कहा कैंसर है, बेवकूफ है ये लोग, कोई कैंसर वैंसर कुछ नहीं होता है। ये साक्षात प्रमाण है। और शरीर कमजोर है उनका बहुत। आप देखोगे तो बोलेगा अरे यार ये तो बेचारी 22-23 किलो की है, लेकिन भाई साहब फुर्ती है कमांडो की जितनी। उनका दिमाग स्वस्थ है, कभी भी निगेटिव नहीं होती है, कभी भी नहीं। 12वां महीना एकदम पॉजिटिव। इतनी पॉजिटिव महिला मैं अपने जीवन में नहीं देखी कभी। मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं थोड़ा सेंटी हो गया, तो मम्मी ने बोला बेटा एक दिन तो सबने जाना है, इसमें दुख वाली क्या बात है। ठीक है, वो अपना जीवन जी के चले गए, मेरी बारी है, फिर तेरी बारी है, सब जाएंगे, इसमें क्या परेशान होना। दुनिया में कुछ भी परमानेंट तो है नहीं। तो ऐसे लोग साहब इंस्पायर होना चाहिए इन लोगों से। और मैं तो मेरे घर में इंस्पायर हो जाता हूँ। आप जिस परिस्थिति में चले जाओ, अगर मैंने ये कहा मम्मी हाँ थक गया आज, कोई बात नहीं बेटे, मेहनत से तो सब कुछ मिलता है, वैसे भी तो इस दुनिया में मेहनत ही करना है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाई मैंने आप लोगों को कि दिमाग को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है, और फिर शरीर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और उसको शरीर को भी करना चाहिए। चलिए अभी पहले सवाल जवाब लें, या मैं कुछ और 2-4 चीजें आपको अच्छे से बताऊं। पहले और बता दीजिएगा आप, फिर हम लोग सवाल जवाब करेंगे 7:30 के बाद। ओके, आज हम बात करेंगे बैलेंस पानी पे थोड़ा सा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपके मध्य प्रदेश में तो लोग बहुत जागरूक हैं। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ यहाँ पे ट्यूबवेल चलते हैं, ऐसे बटन दबाया और पूरी रात खेत में पानी चल रहा है, क्योंकि गंगा नजदीक में है, पानी की वैल्यू है नहीं हम लोगों को। किसी भी पौधे में अगर पानी की मात्रा ऊपर नीचे कर दी जाए किसी भी कारण से, तो हमारी जो उपज है उस पर 70% तक का फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं आपको जो भी आंकड़े दूंगा ना, ये मैंने कहीं पढ़े नहीं है और हवाबाजी नहीं है, ये मेरे खेतों में ऑब्जर्व करी हुई चीजें हैं मेरे द्वारा। परसेंटेज 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना मैंने अनुभव किया है कि हाँ ये तो होता है, गड़बड़ है। मेरा एक खेत है जिसको हम खंबे वाला खेत बोलते हैं। अभी उसमें चना खड़ा हुआ है थोड़ा सा, हालांकि मेरे यहाँ पे चना होता नहीं है, ये मैं थोड़ा सा खुरापाती हूँ तो सब चीजें बो के देखता हूँ। उसमें एक जगह पे पानी नहीं चढ़ता है, तो हम जो भी फसल लगाते हैं उसमें पानी हम 2-4 बाल्टी हर बार आलस से कर जाते हैं कि इसको फावड़े से बराबर कर दें। तो उसमें कभी भी जब पानी चलता है तो बराह नजदीक में है पानी का, तो बाल्टी से पानी लिया और उसके ऊपर ऐसे डाल दिया बस, और बाकी खेत में भर देते हैं पूरा। वो जो कॉर्नर है, जो बेड बन गया, वो उस पर सबसे अच्छी फसल होती है। ये बात मेरी समझ में आई थी 2017 के अंदर जाके, कि पानी का कितना जीवन में पौधे के महत्व है। ना बहुत ज्यादा नमी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई फसल बोने जा रहे हैं, गेहूं बोने जा रहे हैं, उनको आइडिया नहीं होता बेचारों को कि नमी सही है कि नहीं। तो आप लोगों ने एक खेत में जाना है, लड्डू बनाना है। लड्डू बनाने के बाद उसको ऐसे 1 फीट के अंतर पे हाथ पे रखना है, ऊपर से छोड़ना है। अगर नहीं फूटा तो खेत नहीं बोना, फूट गया तो बो दो। दूसरा, पानी का
जो सूत्र है वो ये है सीधा सीधा कि कोई भी आपकी जमीन में अंदर न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, पौधा पानी के साथ ही लेगा। तो मॉइस्चर हमेशा हर फसल में मेंटेन रखें, कुछ फसलों को छोड़ के, जैसे चने को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और कई फसलें ऐसी हैं जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सूखा जाए, ना बहुत ज़्यादा गीला जाए। बहुत ज़्यादा गीला जाएगा आपका ज़मीन तो पौधा तनाव में आता है, जैसे हम तनाव में आ जाते हैं कि थोड़ी देर नहाए तो ठीक, अब कोई बोले तुझे 2 घंटे पाइप के नीचे बैठना है तो गर्मी में भी नमूनिया हो जाएगा, वो वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा सूखा, वो भी तनाव में आता है। जब कोई भी पौधा तनाव में आता है तो उसके अंदर पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब वो जो काम करने के लिए काम कर रहा होता है। जैसे अभी सपोज करो संतरा तैयार होने की स्थिति में है, तो पौधे का काम है संतरे में मिठास भरना, वजन भरना, उसके अंदर न्यूट्रिशन को पूरा खींच खांच के डालना। ऐसे टाइम पे अगर हमने पानी की ऊपर नीचे कर दिया, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं संतरे की बात नहीं कर रहा, कभी संतरे के किसान पानी खोल दो, उदाहरण बता रहा हूँ। तो वैसे में पौधा क्या करेगा, अपने आप को जिंदा रखने के लिए काम शुरू करेगा और इस तरफ से ध्यान हटा देगा आपके न्यूट्रिशन की तरफ से उसे। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर पानी के ऊपर नीचे होगी तो या तो फल झड़ जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि पता नहीं फंगस तो नहीं आ गई। पानी का बहुत बड़ा रोल है। पानी की इतनी कमी आने वाले समय में आने वाली है कि अभी बहुत ज़्यादा जगह तो आ गई हैं। आप लोग तो खुद ही बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, मध्य प्रदेश वाले लोग तो, कि आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, ये सभी लोग पानी बचा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी पानी बचाने पे किसान ध्यान नहीं देता है, बड़े दुख की बात है। पता नहीं लोगों को जागरूकता कब आएगी, क्यों? इंसान एक ऐसी प्रवृत्ति है कि ये बर्बाद होने के बाद सीखता है। आप किसी जानवर को एक बार डपट दो, दोबारा डपट दो, तीसरी बार नहीं आएगा, पर इंसान बार बार आता है। तो पानी थोड़ा सा जितना भी है आप बैलेंस दीजिए अपनी फसलों में, आप पानी का कमाल देखिएगा। बैलेंस पानी का बहुत बड़ा रोल है। एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं कि वर्तमान की स्थिति में जिस तरीके से हम लोग पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत हद तक आने वाली नस्लों के लिए बहुत हद तक गड़बड़ है। स्थिति इतनी भयंकर है कि न्यूट्रिशन वैल्यू जिस फसल की भी चेक करवा लो उसमें निकल ही नहीं रही है। भैरोलाल जी का संतरा जो है वो अब से अगर 1994 का एक संतरा खा लें तो आज के संतरे 12 और 94 का 1, 1972 के 1 और 14, इस टाइप से कुछ आंकड़ा है। हमारी स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहाँ पे कोई सही चीजों पे काम करने को तैयार नहीं है। किसान को हमने फंसा दिया गुड़ गोबर में। गुड़ गोबर मिलेगा नहीं तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा मजबूरी में आके, जबकि किसान को सिखाना ये चाहिए था कि अपने खेतों को मजबूत करने के लिए हरी खाद का बैलेंस बना के रखें। अगर आप 9 तरह की खाद यानी कि 9 तरह की फसलें अगर हमारा किसान साल में एक बार भी बो लेता है तो भी आपकी जमीन काफी हद तक बची रहती है। नवरत्न बुवाई करके जुताई कर दो, ऑटोमेटिक बैक्टीरिया आने शुरू हो जाएंगे। रूट राइजोस्फीयर की मिट्टी ले लो आसपास से कहीं से, वो पानी में डाल के गुड़ डाल दो, बेसन डाल दो, दही डाल दो, जो भी आपका मन करे प्रोटीन के लिए, मल्टीपल करके थोड़ा खेतों में छिड़क दो। इतनी चीजें किसानों को बतानी चाहिए थी। खैर वो तो अब क्या कहें उस पे। एक है हमारे यहाँ पे हम कभी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं करते फसलों का। ठीक है, अब ये क्लासें लगातार चलेंगी तो हम थोड़ी थोड़ी बातों पे जिक्र करते जाएंगे। हमारे जो बाउंड्रीज हैं खेतों की, उन पे अगर हम सुपर नेपियर लगा दें तो ये काफी हद तक हमारे एक तो मल्चिंग का काम करेगा, बायोमास का काम करेगा अगर जानवर भी हमारे पास नहीं है तो। और एक खेत से दूसरे खेत में बहुत सारी बीमारियां ऐसी उड़ के आती हैं। जितने भी कीट और फंगस हैं, इनकी जो हाइट है हवा में चढ़ने की वो 1.5 फुट से लेके 5.5 फीट की हाइट तक है। इनका नियंत्रण इससे बहुत अच्छा होता है। इसका प्रैक्टिकल मैंने अपने एक गेहूं के खेत में किया था। मेरे खेत में और मेरे ताऊ जी के खेत में बस ये बाउंड्री का अंतर था केवल बाजरे की। तो उनका पूरा गेहूं खराब हुआ, एक छोटा छोटा कीड़ा माहू टाइप का आया उस टाइम में। मेरे खेत में नहीं आया वो, मतलब आया लेकिन 10%, और वो पूरा मेरे बाजरे पे चिपक गया।
तब से मेरी समझ में आया कि बाउंड्री करने का कितना फायदा है आज की तारीख में नेपियर घास का, जो नेचुरल है। हम लोग उसको लेते हैं, पशु खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर मल्चिंग कर देते हैं खेतों में। बहुत शानदार हमें परिणाम मिलते हैं उसके। दूसरा, एक किसान का कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि साहब उन्होंने एक ट्रायल किया अपने यहाँ पे नील गाय का। मैंने भी किया था, तो मैंने वो भोंपू लगाया था, वो सब्जी वाला। उन्होंने कहा जी ये जो फिनाइल आता है लाल वाला, उस फिनाइल के इतने मोटे मोटे टुकड़े काट लो आप, जितना डॉक्टर इंजेक्शन लगाते टाइम पे यहाँ लगाता है, इतना इतना, और उसको जो है आप 10-20 जगह पूरे 1 एकड़ खेत में, स्पेशली बाउंड्री के नजदीक नजदीक 5-5 6-6 फीट अंदर अगर आप इनको गाड़ दें तो लगभग 5 दिन के लिए नीलगाय निश्चित रूप से रुक जाता है। तो अभी मैंने किया तो नहीं है, लेकिन आप लोग में से कुछ लोग करके देखना जिसको नीलगाय परेशान कर रही हूँ। बंदर बंदर बंदर। अब साहब हनुमान जी तो रावण से नहीं रुके, तो आपसे मुझसे कैसे रुकेंगे? बंदर का एक ही उपाय है, झटका मशीन। झटका मशीन से बेहतर उपाय बंदर के लिए कोई है नहीं। बंदर के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि ये खाता काम में नुकसान ज्यादा करता है। अगर ये बाकी पशुओं की तरह पेट भर ले ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं इसको खाना खिलाने में, लेकिन ये क्या करेगा, इसको 100 संतरे दे दो, 100 में मुंह मार के फेंक देगा। अच्छा, एक अच्छा सवाल जवाब लेते हैं, मैं उससे ज्यादा खुलता हूँ, मुझे क्वेश्चन का आंसर देने में ज्यादा मजा आता है। ऐसे मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, या तो मैं फिर कल से फिर एक पूरा सेशन हैंड रेज बना, करिए, जिन्हें भी क्वेश्चन करना कृपया हैंड रेज। क्वेश्चन का जवाब देने में मजा आता है। मैं तो भरा पड़ा हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप लोग अपनी समस्याएं पूछिए, समाधान करने में मजा आएगा। पता नहीं हजारों किसानों के बेचारों की अलग अलग समस्याएं होती है। जी अभी दुष्यंत जी। वर्तमान में जी चना और गेहूं की जी फसल बोई जा रही है या चना बो चुके हैं? जी चना में जो जब फल लगेंगे तब जो इल्लियां आएगी, वो नुस्खा आपने कल बताया, पर उस नुस्खे को किस तरह से हम उपयोग करें, इसका थोड़ा सा अच्छा बताएं। जी हो। इल्ली का मैंने 2 चीजें बताई थी आपको। जी एक तो मैंने बताया था बीबीएमबी का स्प्रे, यानी कि मेटारिजिम सोपले वर्टिसिलम और बेसिलस थुरंजेसिस। सर आपने ये कहा था कि हम इसका कैप्सूल है आपके पास, वो कैप्सूल में ये सारी चीजें एक साथ मिली रहेगी? हाँ, मैं आपको चलो अभी मैं चलो किट और ये हमको मिलेगी कैसे, उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको व्यवसाय मत समझिएगा, ये एक तरीके की हमारी संस्था है किसान कार्यशाला। ठीक है दीदी आवाज बंद कर दो, मजा नहीं आ रहा। सर मैं ट्रेन में हूँ इसलिए आवाज बहुत हो रही है। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप म्यूट करो, मैं चालू करता हूँ। वो बहन जी उठ गई, सुबह सुबह उनको चाय नहीं मिला होगा। ऐसा है कि मैं चलो ये किट के बारे में समझा देता हूँ। हमारी जो संस्था है किसान कार्यशाला, जिसके अंडर में काम करो, भाई मैं तो फौजी आदमी हूँ, मेरे पास तो उतना पेंशन आता नहीं है। पेंशन उतना आता है जिससे घर चल जाए, और मेरे पास थोड़ी सी खेती है जिसमें मेरा पूरा परिवार चलता है। तो अब हम लोगों को घर चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, मंदिर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मस्जिद के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, राजनीति के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। दुनिया में कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले ये चाहिए। ये नहीं है तो नंगे आदमी की कोई सुनता नहीं, सब मजबूत को सुनना पसंद करते हैं। गरीब के घर कोई जाता है? जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा उसके साथ सेल्फी लगाते हैं। देखो आज हम राहुल भैया के साथ खड़े थे, राहुल भैया कल को फटीचर होता, साइकिल पे घूमता, बोलते है फटीचर है फौजी, इसमें कुछ है तो है नहीं, नंगा है ये, इसने खुद तो जीवन में कुछ कमाया नहीं, हमें कहाँ से पैसे वाला करेगा। ये मानसिकता बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने झेली है स्टार्टिंग में। आज तो सब सेल्फी मारते मेरे साथ। वो टाइम था मेरा, लोग मुझे पागल बोलते थे, हंसते थे कि ये देखना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। और अभी बोलते हैं कि कलेक्टर साहब से काम है, जरा फोन कर दोगे क्या? तो मैं बोलता हूँ भैया मैं गरीब आदमी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कहीं फोन नहीं कर सकता।
चलो मुद्दे पे आते हैं। तो हमने एक संस्था बनाई किसान कार्यशाला, इसमें हम कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो किसानों के लिए जरूरी हैं, पहले तो हम सारी चीजों को आपको घर पे बनाना बताते हैं। और घर पे बताने के भी दो तरीके हैं। साला इतना मुश्किल बता दो को किसान कर ही ना पाए और तुमसे खरीदे। ये भारत में चल रहा है ट्रेंड, है कि नहीं है? आप लोग बताओ। जी बिल्कुल। इतना सही है, मुश्किल कर दो कि किसान परेशान हो जाए और बोले बाबा मेरे को तू ही दे दे रे भाई। ठीक है, ये है मार्केटिंग का तरीका। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हमारे पास उसके बहुत विकल्प हैं। जब आप तक आप हाथ खड़े नहीं करोगे भैया मेरे को आपसे चाहिए चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि भैया मंगवा लो। और मैं हर वीडियो में अपनी हर चीज का विकल्प बताता हूं। तो मैं आपको शुरुआत करता हूं, शुरू से ही शुरू करते हैं फिर इस चीज को, है नहीं। जमीन में सबसे पहले आपको चाहिए माइकोराइजा। अब माइकोराइजा क्या होता है, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं। एक पौधे ने जन्म लिया, और शुरू से शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में एक बात सेट हो चुकी है भारतीयों के, हुई नहीं है, कर दी गई है, कि ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलके, कि पौधे को, बीज को बोते समय अगर मैंने खाद नहीं दिया तो मेरा जमाव नहीं होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है आज की तारीख में। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर हमारी पत्नी के पेट में या बहन के पेट में बच्चा है और हम उसके ऊपर बादाम, मैंगो शेक, खीर, पूरी उसके ऊपर रखें या लेप करें, तो क्या वो बच्चा खाएगा? नहीं खाएगा। ऐसे ही, और खाएगा क्यों नहीं? क्योंकि उसकी माता की ओवरी में जो माहवारी होती है, उसका जो ब्लड रुका, वही उस बच्चे का जब तक उस ओवरी से बाहर नहीं निकलेगा तब तक के भोजन की व्यवस्था उस प्रकृति ने उस बच्चे की मां के पेट में की है। इसलिए कहते हैं मां को खिलाओ बच्चे को मिलेगा, मां को खिलाओ बच्चे को मिलेगा। ऐसे ही जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आएगा, तो जब तक उसके खुद के दांत से वो खाना ना खाने लगे और खुद की आंतों में अन्न को ना पचाने लगे, तब तक के लिए उसकी मां के स्तनों में प्रकृति ने दूध की व्यवस्था की है। नेचर को थोड़ी पता था कि राहुल जवान यूरिया डीएपी लेके आएगा, है कि नहीं? उसको तो पता भी नहीं था। वो तो हजारों सालों से चल रही है और करोड़ों सालों तक चलती रहेगी। मेरे जैसे कीड़े मकोड़े आएंगे और मर जाएंगे, लेकिन नेचर चलता रहेगा साइकिल। तो नेचर ने एक व्यवस्था की है कि जब आप दाना जमीन में डालते हैं तो उस दाने के अंदर केवल 2% के हिस्से में तो जर्मिनेशन होता है, उसकी ओवरी होती है जहां पे आपको अंकुरण निकलता दिखाई देता है। और बाकी जितना भी दाना है किसी भी चीज का, चाहे गन्ने की आंख हो, कुछ भी हो, जो भी कह लो आप, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, ऊपर वाला जो ठुंग होती है, नोक होती है, वो तो होता है उसका ओवरी, यानी कि उसका जर्मिनेशन की जगह। और जो पूरा चना होता है या मूंग होती है, मटर होती है, बीज होता है, ये होता है भाई साहब भोजन। अगले 21 दिन से 25 दिन के बीच में जब तक पौधा स्वतः ही अपने आप प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज ना बनाने लगे, क्लोरोफिल ना तैयार करने लगे, और जब तक जड़ें अपने आप स्वयं से भोजन लेने के लिए सक्षम ना हो, तब तक के लिए 21 से 25 दिन के लिए प्रकृति ने पौधे के पास जन्म लेते ही माइकोराइजा को भेजा हुआ है, सुरक्षा के लिए ट्राइकोडर्मा को भेजा हुआ है, और पौधे के अंदर 21 दिन के भोजन, 21 से 25 दिन के भोजन की व्यवस्था करके भेजी है। उसके बाद पौधा नेचर के थ्रू खाने लगता है। जैसे हमारा बच्चा, 1 साल के बच्चे को कभी चावल खिलाते हैं, कभी केला खिलाते हैं, 2 साल के बच्चे को वो कुछ और खाने लगता है, 3 साल का बच्चा खाना खाने लगता है, 4-5 साल के बच्चे को बताने नहीं पड़ता, वो खुद कहता है मम्मी भूख लग गई, फिर उसकी माँ थोड़ी दूध पिलाती है। उसके बाद नेचर का काम ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे शुरू हो जाता है। फिर ये सूक्ष्म जीवाणु इसको यूरिया, डीएपी, पोटास जो भी उसको चाहिए जमीन से ले लेके देते रहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम, अगड़म बगड़म जो भी है, वो सब कहानियां चलती रहती हैं। कहानी में तो फंस गए हम लोग। तो हम जो बुवाई के समय पे भोजन देते हैं, ये मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है, एक नहीं 20 बार।
वो सारा भोजन या तो फिक्स होता है या बेकार जाता है, पौधा नहीं लेता उसको, और लेता भी है तो बहुत ना के बराबर मात्रा में, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम वही खाद पहले पानी पे 21 से या 25 दिन के समय पे दें तो आपका पैसा बचा, आपकी जमीन बची, और रिजल्ट बहुत भयंकर वाला आता है, और पौधा उस समय भूखा होता है। बच्चा इस समय पे मतलब एकदम किशोर अवस्था में है, बहुत जबरदस्त करके खाएगा। छोटा बच्चा है, बेड पे लेटा हुआ है, उसके जड़ में खीर बना कर रख दिया, कोई लेना देना नहीं उसको तुम्हारी खीर से। ऐसे ही हमारे सारे खाद बेकार जाते हैं जमीन में। बुवाई पे खाद नहीं देना, देना भी है तो सरसों की खली, जो जैविक चीजें हैं, आपका गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये चीजें दो, ये चीजें काम आएंगी। तो यहां से होता है पौधे का ऐसे शुरुआत, ये नहीं देना। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि जब पौधा जन्म लेता है तो पौधे की जड़ों के पास माइकोराइजा उत्पन्न होता है प्राकृतिक तौर पे। ये नेचर की जिम्मेदारी है माइकोराइजा को, पौधे के मोर देन 90% पौधों के साथ माइकोराइजा की उत्पत्ति होती है नेचुरल तौर पे। तो एक सेकंड, जी, तो पौधे के साथ माइकोराइजा की उत्पत्ति करती है प्रकृति, लेकिन यहाँ भारत में उत्पत्ति करती है कंपनियां कि मेरा माइकोराइजा नहीं डालोगे तो तुम्हारी खेती नहीं होगी। भाई सबसे पहली बात है, डरा दो किसानों को, डरा, वो जितना डरेगा ना उतना पैसा देगा, वो डराओगे नहीं तो पैसा नहीं देगा ना, तो डरा दो भाई। भेरूलाल जी, अगर तुमने माइकोराइजा नहीं डाला, ओहो, और माइकोराइजा कहीं नहीं मिलता है, मेरे पास ही मिलता है, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, सारी दुनिया बेईमान है। ये चल रहा है भारत में आज। कंपनी जाएगी अपने आप को ऐसा साबित करेगी कि बाप रे ये विष्णु भगवान का अवतार है, कल की अवतार, ये भला करेगा किसानों का, और लूटा और सपा गए। चलो खैर, मैं भी बहुत से लूटा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, कभी मौका आएगा तो सबकी पोल फाड़ूंगा जरूर एक बार, 2-4 साल के बाद थोड़ा मजबूत हो जाऊंगी। अभी इसमें माइकोराइजा जो हमने लिया या हमारी जड़ों के नीचे आया, माइकोराइजा करता क्या है, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, आप लोग सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग हैं, लेकिन जितना मैंने सीखा मैं बता देता हूँ। माइको रेहिजा इसका पूरा नाम है, राइजा भी बोल देते हैं हम लोग। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है, रीजा का RIHI कुछ कैसे करके माइको राइजा बोलते हैं। राइजा का मतलब होता है जड़, एक ऐसी फंगस जो प्रकृति में एकमात्र फंगस ऐसी है जो खुद की अपनी जड़ें बनाने के लिए सक्षम है। पत्ते नहीं बना सकती, तना नहीं बना सकती, जड़ बना सकती है। ये क्या करती है, ये है नेताजी के चमचों की तरह। जैसे नेताजी की गाड़ी में बैठे ना 2-4 चमचे रहते हैं, कोई मोबाइल पकड़ने वाला, कोई सेल्फी लेने वाला, कोई वो नेताजी के साथ पीछे मुंह चमकाते ऐसे करके मेरा भी फोटो आ जाए, भैया जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये अपना इसका कुछ वजूद नहीं है, ये नेताजी के साथ रहती है कि नेताजी की जब भैया वो घर जा रहे हैं, थोड़ा बच्चे का पैसा 500 रुपया चाहिए था, बड़े इसको 200 रुपया दे दो, चलो 500 नहीं कल ले लेना, जी जी भैया प्रणाम, 3 बार पैर छुएगा। वैसे ये माइको राइजा कुदरत में बनाया है। तो प्रकृति, ये प्रकृति का नियम है चमचागिरी भी, पता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करता, कोई नेचर करवाती है। तो ये माइकोराइजा पौधे की जड़ के ऊपर इंजेक्ट होता है। ये 2 प्रकार का आता है, एक होता है इंडो, एक होता है एक्टो। एक्टो वाला मोस्टली नॉर्मल फसलों में प्रयोग होता है, जैसे आपका गेहूं, धान, चना, मतलब जो फसल 2 से 6 महीने तक की होती है। इंडो वाला पौधे के अंदर जड़ में इंजेक्ट होता है, जैसे अंदर हम घुसा के सुई लगाते ना, इस टाइप से इंडो वाला बागवानी में यूज होता है। और इंडो और एक्टो अगर हमने दोनों डाले तो ये दोनों जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। ये पहले अलग अलग आते थे, आजकल सब लोग पढ़े लिखे हो गए तो कंपनियों ने भी डिब्बे पे लिखना शुरू कर दिया इंडो। एक्चुअल में जिस चीज के बारे में बाजार में जानकारी दे दो, लोग उसको कॉपी कर लेते हैं और किसान ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन लिखना ही तो है। मैंने एक डब्बे पे पढ़ा था 3 लाख IP लिखा था, अरे बाप रे, हे प्रभु, 3 लाख IP का नहीं बन सकता भाई, 3000 से ऊपर बना ही नहीं सकते आप। वो पूरे डब्बे की IP लिख दी उन्होंने। जैसे अगर डब्बे के अंदर 250 ग्राम है तो 250 ग्राम गुणा 3000, 7.5 लाख IP हो गया। अब लिख दो डब्बे पे 7.5 लाख IP। भेरूलाल में मालवीय जी जैसे सीधे आदमी खुश हो जाएंगे, अरे बाप रे, राहुल भाई ने तो 7.5 लाख IP का दे दिया, किसानों का भला कर दिया। अबे भाई वो उतना ही IP का है, तेरा बेवकूफ बनाया खाली, और कुछ नहीं।
हाँ बेटा, एक मिनट में जरा बिटिया के लेस बांध दूं देवी के। बंधवा ले बेटे बाप से जूतों के मोजे, लेस ऐसे बांधा करना इसको, ग्लव्स लगा के जाना, ठंडी हो रही है, ठीक है। और हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ स्कूटी पे। तो ये माइकोराइजा करता ये है कि जड़ों में इंजेक्ट होता है, जड़ों में इंजेक्ट होने के बाद अपनी खुद की जड़ें देता है। अब जैसे प्रकृति का एक बड़ा खूबसूरत नियम है, जैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे मैं गरीब आदमी हूं तो भैरूलाल मालवीय जी ने मेरी मदद की, बेचारों ने मुझे वो चिया सीड दिए, क्या क्या दिया खाने के लिए। तो ऐसे ही हम ये पौधे भी, जो मजबूत पौधा है, अगर माइकोराइजा उन दोनों के बीच में आ गया तो इस पौधे की रूट को इस पौधे की रूट से कनेक्ट कर देगा माइकोराइजा। तो इस पौधे के पास जो एक्स्ट्रा भोजन होगा वो इस छोटे पौधे की रूट को दे देगा। आप इस बात को महसूस करते हैं जंगल के अंदर। जंगल में जो नीचे पौधा होता है, ऊपर जंगल है, उसके बावजूद भी जबरदस्त ग्रीन कलर का पत्ता कैसे है? हाउ इज पॉसिबल कि धूप नहीं आ रहा है फिर भी हरा पत्ता है? उस पौधे को पूरा पोषण ये बड़ा वाला पौधा माइकोराइजा के थ्रू दे रहा है। आप कभी महसूस करना इस बात को जंगल में जाकर के, अपने खेत में महसूस करना। आपके खेत में पीला पड़ के मर जाएगी, घास हो, कोई और पौधा जमा लो तो आप देखोगे अरे यार बाप रे, ये तो पीले पत्ते पड़ गए। आप संतरे के नीचे कोई 4 पौधे लगा के देखो, मिर्ची के, चलेंगे नहीं। माइकोराइजा नहीं है भाई। माइकोराइजा अगर होगा तो संतरे की जड़ से जो बचा हुआ भोजन है वो इतना बड़ा संतरा है, अगर हाथी इतनी भी घास छोड़ेगा तो बकरी का काम हो जाएगा। ऐसे ही ये संतरे का इतना पौधा इतनी जड़ों से अपनी शर्करा निकालेगा कि ये मिर्ची के 2 पौधे को शानदार पाल देगा, लेकिन माइकोराइजा होना चाहिए। तो प्रकृति का नियम जंगल में जो फॉलो होता है, माइकोराइजा का रोल, मैं आपको थोड़ा लंबा समझा रहा हूं ताकि माइकोराइजा का खेल समझ में आए। तो माइकोराइजा की जो जड़ें हैं, जैसे किसी भी पौधे की एक लिमिट होती है, जैसे मेरी एक लिमिट है कि मैं यहाँ अभी इस समय बोलने में मेरे रूम से बाहर आवाज नहीं जा सकती, या चलो फौजी हूँ थोड़ा तेज है तो मेरे पूरे घर में आवाज जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश आवाज कैसे जाए? तो ये माइकोराइजा का काम कर रहा है जो हाथ में पकड़ा हुआ है। ये मेरी टेक्नोलॉजी को वहां हम सबको एक साथ जोड़ के मेरी बातों को पहुंचा रहा है। तो माइकोराइजा पौधे की जड़ में इंजेक्ट होता है, पौधे से उसका बचा हुआ भोजन लेता है, जैसे वो नेताजी के पैसों पे चमचे पलते हैं उस टाइप से थोड़ा सा, और पूरे दिन नेताजी को फ्री में सेवाएं देता है। भैया जी, भैया जी भैया जी, कुर्सी डालना, मोजा लाना, छतरी लगाना, मोबाइल पकड़ना, ऐसे ही ये माइकोराइजा पौधे की सेवा करता है, इस लालच में कि अगर इसने छोड़ दिया तो मेरी खुद का तो तना है नहीं, खुद के पत्ते हैं नहीं, मैं गरीब आदमी खाना कहाँ से खाऊंगा? तो वो उसकी जड़ों पे चिपका रहता है, छोड़ता नहीं है उसको, पैर पकड़ लेता है, भैया पर गलती हो गई, अब नहीं करेंगे दोबारा गलती। ऐसे माइकोराइजा 4-4, 5-5 फीट जाता है जमीन में, और वहां से पानी खींच के लाता है अगर वहां पे पानी की कमी है तो। इसको इतना सेंस है कि इस क्षेत्र में पानी की कमी है तो वो पानी इकट्ठा करेगा, और अपनी जो उनकी रूट्स का एक राइजोस्फीयर में पानी को होल्ड करके रखता है माइकोराइजा। सूखे की स्थिति में भी आपके खेत को सूखने से जो नुकसान होता है वो नहीं होने देता है। नंबर 2, ये फास्फोरस सोलेबलाइजिंग भी होता है और मोबिलाइजिंग भी होता है। तो ये क्या करता है, आपकी जमीन में पड़ी हुई फास्फोरस को भी उपलब्ध कराने का काम करता है। सबसे बढ़िया इसका जो काम है वो है सूक्ष्म पोषक तत्वों को ढूंढ ढूंढ के समान मात्रा में पौधों को वितरित करना, पौधों के बीच में परस्पर संबंध बनना। बड़ा पौधे की जड़ का माइकोराइजा अगर बीच में है तो छोटे पौधे से जुड़ के बड़े पौधे का भोजन उसको देता है। कैसे देता है? अब चमचा बोलेगा नेताजी को, भैया प्रणाम, वो वहां के विधायक आपसे बात करना चाह रहे थे, भैया हमारे बहुत खास आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, पार्टी के आदमी है, एक बार बात करें क्या? अरे नहीं नहीं, हमें उससे बात नहीं करनी, हम MP, हमें क्या लेना देना? भैया 4 विधायक हैं उसके साथ। अच्छा ठीक है, मीटिंग फिक्स कराओ। तो ये माइकोराइजा कौन है? चमचा। ये उसके पास जाएगा कि वो ये विधायक एक फल की टोकरी लेगा, फल की टोकरी लेके जाएगा, बोला साहब सांसद साहब ने फल की टोकरी भिजवाई आपके लिए। फल की टोकरी क्या है? थोड़ा सा भोजन संतरे के पेड़ से लेगा, मिर्ची के पेड़ को देगा कि ये आपके लिए नेताजी ने भिजवाया है बड़े प्यार से। तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है बात करते हैं। वो जाएगा, भैया प्रणाम, दोनों की सेटिंग हो गई। अब माइकोराइजा बीच में, इधर भी चमचागिरी, इधर भी चमचागिरी, इसका भी काम चल रहा है, मिर्ची से भी ले रहा है भाई साहब और संतरे से भी ले रहा है, मस्त होके बैठा है, अपनी जड़ें बना रखी हैं, पूरे चमचे ही चमचे। नेता तो 4-5 ही होते हैं 1,500-2 हजार तो चमचे ही होते हैं उस भीड़ में। तो वो पूरे चमचे मिल करके इन दोनों नेताओं को पालते हैं, कमीशन मारते हैं इनके लिए, जहां तहां से चेले ढूंढ के लाते हैं, यानी कि माइक्रोन्यूट्रेंट।
कि सुनो हम तुम्हारा काम करा देंगे, 20,000 रुपये लाओ, 5,000 भैया वो एक फोन कर दो जरा, 20,000 रुपये लिए हम, 10 हमने दे दिए भैया को पार्टी फंड में, और 5 भैया वो बच्चे की फीस देनी थी तो घर में रखा हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं रख ले तो चल। तो वो चमचे क्या करते हैं बाजार में, आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी होंगे, फलाना अध्यक्ष ढिमकाना अध्यक्ष, इन लुच्चों की कोई सुनता नहीं है, पता है, ये नेम प्लेट लगाए घूमते, हूटर लगा के घूमते हैं, टुच्चे पार्टी, ये पूरे नेताओं को पटा करके काम करवाते हैं। और वो नेता कौन है? वो नेता है मेन दो पेड़, और ये चमचे कौन है? ये माइको राइजा। और ये लाते क्या है? ये ग्राहकों को लाते हैं पकड़ पकड़ के, मतलब फास्फोरस लाएंगे, माइक्रो न्यूट्रेंट लाएंगे, तो ये जड़ों के साथ परस्पर संबंध बना के जड़ों की सुरक्षा करने के साथ साथ जड़ों को न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाने, तथा बहुत दूर जो नेताजी की पहुंच से दूर है, हम नेताजी को क्या पता कि भैरूलाल मालवीय के गांव में झगड़ा हुआ है दो पक्षों में, अब दो पक्षों की लड़ाई में बड़ा मजा आता है, एक पक्ष को एक पकड़ लेगा, एक पक्ष को दूसरा नेता पकड़ लेगा, दोनों की सेटिंग हो जाएगी कि इन सालों से 2-2 लाख रुपए निकालने हैं किसी तरह, बीच में रोल प्ले अदा करेगा माइको रहेगा, दोनों चमचे उधर जाके भड़काएगा दोनों को। ऐसे ही ये पूरा न्यूट्रिशन को जमीन से उठाता है, जो आपका वेस्टेज पड़ा हुआ है आपके पौधों को देता है। तो आप अपने खेतों में माइको रहेजा का जरूर प्रयोग करें, बिना चमचों के साला मजा भी तो नहीं आता जिंदगी में, ये चमचे जरूर चाहिए। तो ये चमचे जीवन में नहीं चाहिए, ये खेत में भी चाहिए भाई। तो खेत में चमचे कहां से आएंगे? खेत में चमचे लाने के 3 तरीके हैं, अब इनको ध्यान से लिखना, दोबारा पूछोगे तो पिट्ठू लगा दूंगा, 40 किलोमीटर का पैदल चलाऊंगा, बाद में नहीं आओगे कल से क्लास में, ठीक है? अभी नोट कर लेना। कभी कभी क्या होता है, किसान फोन पे 20 मिनट बात करता है, भैरूलाल मालवीय जी, और फिर क्या बोलते हैं, भैया वो लिख के भेज दोगे क्या? अबे भाई तू कर क्या रहा था, जब से मजे ले रहा था मेरी बातों के। एक आप 2 किलो चावल, ये पुराना तरीका है, ये मैंने वैद्य राजेश कपूर जी से सीखा था, फिर 2-3 लोगों ने और बताया इसको अच्छे अच्छे चैनलों पे, और उसके बाद हम कई लोगों से मिले, उनके मुंह से भी सुना, सभी बता रहे हैं अच्छी चीज है, करना चाहिए। 2 किलो आप चावल ले लो, ये लगभग 2-3 एकड़ में काम कर जाएगा आपका, 4 एकड़ तक, 5 एकड़ तक भी जाता है। उसके अंदर आधा किलो गुड़ डाल लो, उसको बहुत ज्यादा भात बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे हम चावल या खीर बनाते हैं उस टाइप का कर लो। अब एक मटका लो, छोटा सा घड़ा, आहोई माता का हमारे यहाँ पूजा करते हैं उस टाइम पे वो घड़ा, या गांव में भी आप लोग सब गांव से हैं तो गांव में हम आज भी घड़े का ही पानी पीते हैं, उसके अंदर डाल दो। घड़े में रात भर पानी भर के रखना ताकि उसके रोम छिद्र भर जाए, अगर घड़ा ताजा है तो उसके अंदर आप इसको डालो, इसके मुंह पे पाली रखो, और इसको आप किसी भी संतरे के पेड़ के नीचे या जिसमें मीठे थोड़े से फल आते हैं उसके नीचे आप दबा दो, नहीं तो फसल भी चलेगी, जैसे आपका नेपियर घास है, कुछ ऐसी फसल जो कड़वी ना हो, वहां जमीन में गाड़ दो, इसकी मुंडी ऊपर रखो। कल एक वीडियो में बताया है मैंने, कल मैं गांव में गया था मीटिंग करने, वहां पे उसको घड़े को बना के 7 दिन के बाद इसको निकालेंगे आप। निकालने के बाद इसमें आपके हाथ धुलिए कोहनी तक साफ सुथरा साबुन से, या मिट्टी से धुल लीजिए, सबसे बेस्ट मिट्टी लीजिए और हाथ पे अच्छे से रगड़िए, या गाय का गोबर लीजिए, वो सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक चीज है, उससे साफ कोई दुनिया का साबुन नहीं कर सकता आपके हाथ को। उसको यहाँ तक साफ कीजिए और उसके बाद हाथ से उसको ऐसे कीजिए अच्छे से, और फिर इसको 200 लीटर या 100 लीटर पानी में डाल दो, 2 किलो गुड़ वापस से डाल दो इसके अंदर, और इसको डंडे से चला के छोड़ दो आप। 21 दिन बाद बहुत शानदार वाला माइकोराइजा का भोजन तैयार हो जाएगा। ये माइकोराइजा नहीं है, इसमें कोई सिंगल स्पोर माइकोराइजा का ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा वो है। ये माइकोराइजा को आकर्षित करने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया या जो भी कुछ आता होगा, मैंने तो रिसर्च करी नहीं, फिलहाल माइकोराइजा आ जाता है इसे डाल के, इतना मुझे पता है। तो हमें साइंस में जाना भी नहीं, ना हमें कोई पीएचडी करनी। हमारे खेत में हमें भूख लगी, हमें खाना मिल गया, कहानी खत्म। चावल का साइंटिफिक नाम क्या है, दाल का साइंटिफिक नाम क्या है, इसका क्या, अरे भाई तुझे रोटी खानी, दाल चावल खाओ, निकल अपना काम कर। इसमें पड़ेगा तो फिर बाकी काम नहीं कर पाएगा आदमी। तो इससे माइकोराइजा के स्पोर, मुझे जो लगता है कुछ स्पोर और कुछ उसका भोजन तैयार हो जाता है। इसको हमने 50 लीटर पर एकड़ छोड़ा था, तो बड़े अद्भुत परिणाम मिले। जड़ एकदम आहा, मतलब आंखों से दिखता है आपको माइकोराइजा, एक दूसरे की पौधे की जड़ों को, जो मैं बोल रहा था ना, ये आपके खेत में दिखाई दे जाएगा आपको। इसको डाल दो आप। इसका दूसरा तरीका ये है कि सरसों की खली ले लो आप, लगभग 1 एकड़ ये की। कब डालना, कब डालना? सीधी सी बात है, बुवाई पे डालना है या पहले पानी पे, उसके बाद का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। नंबर 2, आप सरसों की खली ले लीजिए। तो सरसों की खली को आप हाथ से थोड़ा थोड़ा बारीक कर लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसके ऊपर गुड़ का पानी छिड़क दो,
2 घंटे के बाद देखोगे तो ये थोड़ी थोड़ी फूल जाएगी। फिर इसको ऐसे हाथ से मसल दो, अभी भी टाइट लग रही है, फिर थोड़ा गुड़ का पानी छिड़क दो। इसको लड्डू का वो बनाते हैं ना, जब हम खोया और बूरा मिला करके मसलते हैं, तो इसको आप जो है इस तरह से करके इनको मिला लो, दोनों को। मिलाने के बाद इसको मैंने तो प्लेट में रखा था, एक स्टील की प्लेट थी, तो ये प्लेट में रख के और मैंने गन्ने के खेत में रख दिया था। इसको ढक दिया था प्लेट को ऊपर से, थर्मा, ये वैसी वाली जो दावत में खाना खाने वाली प्लेट आती है। 21 दिन के बाद इसका भी बड़ा शानदार एक रिजल्ट आया और मैंने इसको लेकर के गोबर की खाद में मिला के खेत में फेंक दिया, तो मेरे खेत में इसके भी अद्भुत परिणाम आए। साइंस क्या है वो वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन मुझे माइक्रोराइजा की उस खेत में जरूरत नहीं पड़ी भाई साहब, उस फसल में। इसने भी माइक्रोराइजा दिया, तो ये भी एक आविष्कार हुआ। ये भी मुझे एक हरियाणा के किसान थे, उन्होंने बताया था कि भैया एक बार करके देखना, मेरे को तो अच्छा सा लग रहा है ये। तो हम दोनों ने मिलकर इस पे काफी काम किया, अब ये फाइनल हो चुका है। और टेस्ट कराएं, देखो टेस्ट कराने के बहुत पैसा चाहिए, 8-9 हज़ार रुपये मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे हर चीज का टेस्ट कराने के लिए। कुल मिला के हमारी फसलों को रिजल्ट दे रहा है शुद्धतम जैविक, हम कहीं से बाहर से कोई चीज खरीद नहीं रहे। तीसरा है कि आप किसी भी कंपनी से जो 3000 IP का माइक्रोराइजा आपको बना रहा हो, जैसे किसान कार्यशाला भी देती है, तो ये आप मंगवा लो और उसको बीज के ऊपर कोटिंग करके भेज दो। इन दोनों को कोटिंग नहीं कर सकते, इनको आपको खेत के तैयारी पे डालना होता है या पानी के साथ। जो बाजार से आता है उसको आप कोटिंग कर सकते हैं बीज के ऊपर, सबसे अच्छा तरीका है बीज के ऊपर कोटिंग करना। अब वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का है, कैसे देती है। जैसे हम लोग पाउडर में देते हैं, तो वो आपका 40 किलो की जो बोरी आप डालते हो खेत में बुवाई पे, उसको आप ट्राइकोडर्मा लिक्विड से 1 लीटर से उसको भिगो लीजिए हाथ से मसल के, उसके ऊपर से जब वो सूख जाए थोड़ा सा हल्का, ये डब्बा डाल के कोटिंग करके और अपना बुवाई कर दीजिए, तो ये माइक्रोराइजा के स्पोर आ जाएंगे। 2 से 3 बार अगर आपने ये यूज कर लिया तो अगली 2 फसलों तक जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत लगे तो करो, नहीं तो इसके स्पोर खेत में ही रहते हैं, जो जड़ें हैं जो स्पोर हैं वो जाते तो है नहीं, अगली फसल में काम आएंगे, फिर अगली फसल में काम आएंगे। फिर आपके खेत में अगर केमिकल फंगिसाइड नहीं पड़ रहे हैं तो इसकी कॉलोनियां टूटती नहीं है, बनी रहती हैं। फिर आपको जीवन भर खरीदने की जरूरत नहीं है, एक आध साल 2-4 फसलों में यूज कर लो तो माइक्रोराइजा का रोल हो जाता है। अब हम आगे आते हैं, जैसे भाई साहब ने पूछा था कैप्सूल के बारे में, तो हमारी फसलों को मोटी मोटी जो 10-5 चीज चाहिए वो हमने नोटिस करी, इसमें 18 चीजें निकल के सामने आई। मेरा मन ये था कि मैं एक किसान होने के नाते इन 18 चीजों को किसानों तक बहुत सरल तरीके से और बहुत सस्ते तरीके से कैसे पहुंचाऊं। बहुत लोगों के मैंने नाम सुने, देखे भी, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगा, देशभक्ति की थोड़ी कमी है हमारे देश में, ये में कंजूसी है लोगों के अंदर, दिखाने में है रियल में नहीं है। तो एक बोतल 430 रुपए, 230 रुपए, 330 रुपए, या डब्बा सब्सिडी में 25 रुपए का मिल रहा है। CFE काउंट चेक करोगे तो 1 × 10⁴, 2 × 10⁶। अरे भाई अगर तुम किसान का इतना हित चाहते हो तो उसको एक मदर कल्चर की बोतल दे दो ना भाई को, के ले तेरे घर जा, इसको बना और खेत में चला। जैसे मैं बिजनौर से बांटता हूँ, आप आओ बिजनौर, मेरे यहाँ से ले जाओ, अपने घर जाके बना लो और बढ़ाए जाओ, चलाए जाओ, बढ़ाए जाओ, चले जाओ, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो दूर वाले हैं उनको मैं कहता हूं कि आप पूरे गांव में एक किट मंगवा लो, सारा गांव यूज करो यार, 3098 रुपए की है। सारे गांव में अगर 20 किसान है तो 20 किसान मिलकर 100 रुपए भी नहीं पड़ना आपको, 150-150 रुपए, पूरे साल भर की मुक्ति। करना क्या है, ट्राइकोडर्मा इसमें हमने दिया है आपको, ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम और विरिडी। हर्जीनियम जड़ों को सुरक्षा करता है, विरिडी मिट्टी के अंदर की शुद्धि करता है फंगस की। समस्त प्रकार की जड़ों की फंगस के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय धरती पे नहीं है आज के तौर पे, आज की तारीख में। आगे कुछ आ जाए अलग बात है। नंबर 2 इसके अंदर है बेसिलस सब्टिलिस और आपका सूडोमोनास। ये दोनों ग्रोथ प्रमोटर का काम भी करते हैं, बहुत सारी फंगस को भी रोकते हैं, बहुत बैक्टीरियल बीमारियों को भी रोकते हैं। और पत्ते के ऊपर जितनी भी फंगस आपको मिलेगी उसके ऊपर अगर आप इन दोनों को 50% पानी के साथ स्प्रे करते हैं तो अद्भुत परिणाम केमिकल से भी बढ़िया आपको इसके मिलते हैं, हमने लिए हैं। नंबर 3 नीमाटोड, जो आपके यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, संतरे में है, अंगूर में है, आपके अमरूद में है, हर जगह पे है। अब अगर हम बैरम प्राइम खरीद के लाते हैं तो साहब वो बहुत महंगा पड़ता है। कुछ नहीं करना है, पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया हम दे रहे हैं, इसकी 1 बोतल लो, आगे 100 लीटर पानी में डालो, 1 किलो गुड़ डालो, बेसन डाल दो, या फिर अपना वो आपका, मैं तो दही डालने के लिए बोलता हूँ, सबसे अच्छा है दही छाछ,
वो डाल दो, इसको 7 दिन छोड़ दो, अपने खेत में जाने दो, ले भाई नीमाटोड का खेल खत्म। कितने रुपए लगे? 2 रुपए, 2 से 3 रुपए में 100 लीटर बन रहा है। और एक बोतल का, जिसको भी डाउट हो CFU काउंट चेक करवा लेना, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप समझ आ जाएगा खेत में जाने के बाद रिजल्ट। तो मैं काहे 200 रुपए की बोतल लेके आऊं भाई, और कब तक लाऊं? मेरे घर पे फैक्ट्री बनवा दो। तो हमने कोशिश ये की किसान होने के नाते कि किसानों के घर पे फैक्ट्री बनवा दिया, जैसे भैरूलाल मालवीय जी के यहाँ पे बना हुआ है। चलाओ खेतों में। इनसे कहा मैंने कि इसका रिजल्ट भी आप शेयर करते रहना आगे चल के। तो आपने जब ये तो हो गया, आप चौथे नंबर पे आते हैं कि भाई साहब ने बोला था इल्ली वाली बात। तो कल बताया था मैंने कि बिबेरिया बेसियाना और वर्टिसिलियम लेकानी, सॉरी बेसिलस thuringiensis, ये इल्ली के लिए काम करते हैं। चौथे ड्रम में आपके ये आ जाएंगे, और इसके साथ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया की कैटेगरी में, तो इनको हमने एक साथ रखा है। आपका आ जाएगा बिबेरिया बेसियाना, मेटारहिज़म सोप्ले, वर्टिसिलियम लेकानी और बेसिलस thuringiensis। ये चारों का एक ड्रम बन गया। अब चाहे इल्ली हो, दीमक हो, दीमक नुकसान नहीं करता है हमें कभी। हमें ऐसा लगता है कि नुकसान कर रहा है, जब फसल जड़ उसके खाने के लिए भोजन ही नहीं होगा तो वो किसको खाएगा? फिर जड़ को ही खाएगा। तो ये दीमक को कंट्रोल करता है। आपकी लाल मुंह की सुंडी है, आपकी जड़ खाने वाली इल्लियां हैं, ऊपर बैठने वाली इल्लियां हैं, पत्ते वाली इल्लियां हैं। आपके संतरे के ऊपर एक हरे रंग की इल्ली, जिसके ऊपर ऐसे टिकर लगे होते हैं, वो बैठती है, टिड्डा टाइप की। वो पत्ता खाता रहता है या उसका रस चूसता है। बहुत सारी जोंक टाइप की उसके नसें हैं, इस टाइप का हर प्रकार का कीड़ा जो आपको याद है। ये 4 ड्रम आपके बन गए। इसमें आपके 9 प्रकार के फंगस आपके आ गए, जो आपके खेतों में बहुत जरूरी हैं। अब इनमें से सभी में से 1 लीटर लेना है, 100 लीटर पानी में डालना है। 200 लीटर में बनाना है तो 2 लीटर, 3 में 300, 4 में 4 लीटर, 5 में 5 लीटर, ऐसे 100 लीटर का मापदंड बता देता हूं। 1 लीटर मदर कल्चर, 1 किलो गुड़, आधा किलो दही। पहली बार जब डालोगे तो आलू डालना है और गुड़ डालना है, उबाल के ठंडा करके बारीक करके डालना है। अगली बार बारीक करके ठंडा करके डालने की जरूरत नहीं है, केवल कच्चा गुड़ लो, डालो, दही डालो, घोलो, काम हो गया। इतना टाइम नहीं होता किसान के पास। अब इसके बाद इसे 50% पानी के साथ स्प्रे कर दो और जमीन में इसको कम से कम 150 लीटर जाने दो। आपके खेतों की शुद्धिकरण होने दो। आपको 1 महीने में रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब 5वां ड्रम जो बनता है वो बनता है हमारा नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्ट्रिलम, जो हर प्रकार की फसलों को नाइट्रोजन देने का काम करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ये करते हैं जमीन में जाने के बाद। 5वां बैक्टीरिया है फास्फोरस सोलेबलाइजिंग, 6वां है पोटास सोलेबलाइजिंग, 7वां है जिंक सोलेबलाइजिंग, 8वां है सल्फर सोलेबलाइजिंग और 9वां है डिकम्पोजर। ये 9 प्रकार के बैक्टीरिया आपके खेत में आ जाने दो मजे के साथ। इनका स्प्रे में कोई रोल नहीं है, और अपनी खेती करो आराम से। ये किट मंगवाओ, अपने अपने घर बनाओ। इसको कम से कम 50 लीटर, नहीं तो बहुत 50 लीटर में तो ऐसा हो जाता है जैसे चावल का मांड, उससे भी ज्यादा, मतलब गाढ़ा एकदम। आप चम्मच से सूप की तरह इसको जैसे खाते हैं ना लोग, उस टाइप से हो जाता है गाढ़ा। तो इसको 50 लीटर से लेके 300 लीटर तक अधिकतम आप मदर कल्चर बना सकते। 300 लीटर बेस्ट है। 5 बीघे के, 1 मिनट मेहरा जी, 5 एकड़ के किसान के लिए 100 लीटर पर्याप्त है साल भर के लिए, साल से 1.5 साल। इसकी जो उम्र है वो 1, 2, 3 साल तक है। ये कभी बैक्टीरिया खत्म तो होते नहीं है, लेकिन इसको रीमल्टीप्लाई मत करना। जैसे हमारा उस 300 लीटर के ड्रम में 50 लीटर रह गया, अब हम इसमें वापस से पानी भरें तो अगली बार इसका कंटामिनेशन होगा, जो पानी जाएगा कंटामिनेशन होगा, और इसकी जो पावर है वो थोड़ी कम होगी। ये हमने महसूस करा है। तो 1, 1.5 साल, 2 साल तक आप इसको चलाएं, जब तक ये चल रहा है। जिस दिन मदर कल्चर खत्म हो जाए फिर दोबारा धुलाई करो, इनको धूप दिखाओ थोड़ी, और दोबारा से ये मंगवा के डाल दो। तो आप 10 एकड़ के किसान हो, 20 एकड़ के किसान हो, 50 एकड़ के किसान हो, इसी से खेती हो जाएगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं। सब कीड़े का समाधान इसका समाधान है, और ये काम करता है। मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट इनको देता है। सबको अलग अलग ड्रम में करना पड़ेगा या एक ड्रम में ही कर लें? 5 ड्रम चाहिए आपको आगे भी बढ़ाने के लिए। इनको प्रयोग करने का तरीका ऐसा है कि जैसे आप बड़े किसान हैं, या हर आदमी अलग अलग खेतों पे ड्रम नहीं रख सकता, ये संभव नहीं है। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं अपना बता देता हूं। जैसे मेरी जमीन 3 जगह पे है, तो मैं तीनों जगह ड्रम रखूंगा तो एक जगह पे पूरे ढके आते हैं साले, वो चोर हैं, वो मेरे ड्रम उठा कर ले जाते हैं। कई बार उन्हें हाफ मिल गया, एक ड्रम बिक गया ना, 500 रुपए का हाफ मिल गया, उनका काम हो गया, बोतल आ गई एक देसी की, तो वो उठा कर ले जाते हैं ढूंढ ढांड के। मैंने क्या किया हुआ है, मैं 1 लीटर निकालता हूं,
और 1 लीटर से, जैसे सिस्टर कल्चर बना लिया मैंने 100 लीटर, इस 100 लीटर को मैं जितना भी मेरा जैसे गोबर की खाद है, सपोज करो 1 एकड़ के लिए मैं 2 बोरी लेता हूँ, 2 बोरी गोबर की खाद के ऊपर मैंने ट्राइकोडर्मा, हर्जिनम और विरिडी डाल दिया, 2 बोरी खाद के ऊपर मैंने सुडोमोनास वाला डाल दिया, 2 बोरी के ऊपर पैसिलोमाइसिस डाल दिया, या 1-1 बोरी भी ले लोगे तो भी चल जाएगा 1 एकड़ के लिए। 5 बोरी लिया 1 एकड़ के लिए खाद, बोरी मतलब ये यूरिया वाला कट्टा भर के, ये 5 बोरी ढेरी लिया, 5 ढेरी लेने के बाद इनके ऊपर 1-1 लीटर डाल दिया, 2-2 लीटर डाल दिया, 3-3 लीटर, जितना भी अपने पास, कोई कमी तो है नहीं सिस्टर कल्चर की। अच्छे से मॉइस्चर दे दिया और उसमें थोड़ा गुड़ छिड़क दिया या थोड़ी दही छिड़क दी या थोड़ा बेसन छिड़क दिया। बस उस तरीके से करने के बाद आपने इसको रखा और 8 दिन रखो। ये 8 दिन से 6 महीने तक चलेगा आपके वहां पे, खराब नहीं होता ये कभी, इसमें काउंटिंग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बस इन यूरिया के कट्टों में आप पेंचकस से या किसी उंगली के बराबर मोटी लोहे की रोड ले लीजिए, उसको गर्म कर लो, ऐसे जगह जगह 4-5 छेद कर दो बस। अब आप इसको 6 महीने स्टोर कर सकते हैं। तापमान 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहां का ध्यान रखना। मॉइस्चर हमेशा बने रहना चाहिए इसके अंदर। अब जब भी आप अपने खेत पे, आपका प्लान है कि यार आज पानी चलेगा, तो पानी भर दिया खेत में, भरने के बाद आप इसको पूरे खेत में फेंक दो या भरने से पहले फेंक दो। ध्यान रहे जमीन पे जब ये जाके गिरे, इनके गिरने के बाद तापमान 30 डिग्री 35 डिग्री पार नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सुसुप्तावस्था में चले जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है रात में आप पानी चलाओ, इन्हें छिड़क दो, या किसी के यहाँ दिन में पानी चलता है तो पानी देने के बाद इनको छिड़किएगा। आप इस तरीके से छिड़क सकते हैं। और स्प्रे के लिए आप 2 ड्रम ले लीजिए आगे, एक सुडोमोनास वाला बना लीजिए, एक बीबीएमबी का बना लीजिए सिस्टर कल्चर, दोनों का अपना स्प्रे करते जाइए 15-15 दिन में आराम से। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है गोबर की खाद में, क्योंकि ये खेत में जाके इनको खाने के लिए भोजन चाहिए जो केवल गोबर में है और ये अपना बायोमास के अंदर है। तो गोबर रेडीमेड भोजन है इनका तुरंत, तो ये वहां खाएंगे भी और रहेंगे भी और काम भी करेंगे। तो बड़े जो किसान हैं वो गोबर की खाद में प्रयोग करें, जुताई पे डालें, पानी पे डालें, दबा के प्रयोग करें इसका, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे भाई साहब इसके। अभी बताओ कोई अगला क्वेश्चन। बहुत तो ये आपने जो देखिए, प्रयोग किए हैं जी। उसमें आपका अधिकतम उपज गेहूं, चना और मूंग में कितनी आई? नहीं, हमारे यहाँ मूंग तो बोते नहीं है, क्योंकि नील गाय हमारे यहाँ बहुत प्रभावी हैं, वो होने नहीं देती हैं। और चना भी हमारे यहाँ बोते नहीं है, हमारे यहाँ चना बोते हैं साग खाने के लिए, उसको, उसकी पत्तियों को काट के हंडिया में घोट के, और हम लोग जैसे साग खाते हैं ना, वो साग खाते हैं उसका। तो चना का ईल्ड वील्ड का तो मैं नहीं बता सकता, बस होता अच्छा है। दूसरा, और कौन सी फसल बोली थी आपने? गेहूं। जी गेहूं हाँ, में, गेहूं हाँ का। गेहूं में मेरे यहाँ पे जो होता है, अगर किसी किसान का 20 कुंटल निकलेगा, क्योंकि मैं जहां खेती करता हूँ वो रेत है, भूड़ का जी एरिया बोलते हैं, आप लोग शायद उसको क्या बोलते होंगे, आपके यहाँ पता नहीं। हमारे यहाँ वो जंगल मतलब जान नहीं है उसमें, जंगल जो होता है वो आने में होता है, 4 आने, 8 आने, 75 पैसे, 1 रुपया, ऐसे मिट्टी का आकलन किया जाता है। तो मेरी जो मिट्टी है वो 40 पैसे की है। 40 पैसे मतलब हमारी मिट्टी में रेत ज्यादा है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती। तो मेरे यहाँ पे उत्पादन, अगर आपका 20 कुंटल आ गया, 25 कुंटल आप ले आए तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, केमिकल में भी जो लोग ला रहे हैं, ये मान के चलिए। तो मेरे यहाँ पे जो एवरेज आया था, मेरा पहले साल आया था जब मैंने किया, तो मुझे भी ये पता था कि यूरिया डीएपी छोड़ दो और खेती करो। तो मेरा जो उत्पादन आया वो तो बहुत ही कम आया था, वो 5-6 कुंटल ही आया था केवल 1 एकड़ में। उस समय ये बैक्टीरिया यूज नहीं किए थे। फिर जब से हमने इस तरीके से बैक्टीरिया ड्रमों में भर के चलाने शुरू किए, तो मेरा उत्पादन जो लास्ट ईयर था वो आया साहब 22.5 कुंटल का एकड़ में, और 18 कुंटल, 22 कुंटल, 20 कुंटल, 23 कुंटल, 25 कुंटल तक भी गया। एक खेत थोड़ा मजबूत है, वो बहुत बड़ा तो नहीं है, मान के चलिए कितने का होगा वो, 70 फीट एक तरफ से है, नहीं 120 फीट इधर से है रोड की तरफ से, और 63 फीट ऐसे है, 1.25 बीघे मान के चलिए। 5 बीघे का 1 एकड़ होता है मेरे बिजनौर में, 43,560 स्क्वायर फीट का। तो वो है 1.63, यानी कि 8,712 का एक, और लगभग 12-13 हजार स्क्वायर फीट में 2 बीघे में। तो उसमें जो मेरे गेहूं निकले थे, उसमें निकले साहब 8.5-9 कुंटल गेहूं, मजा आ गया उसमें। तो ये, और मैं ये प्रैक्टिकल, आप, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरी हर चीज वीडियो के माध्यम से होती है।
मेरे खेत पे किसान आए थे, मैंने उनको मित्र जीव को माहू को खाते हुए दिखाया कि मैं इसमें क्लोरोको डालू, देखो ये अपने आप इसका कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो है जब हमने डाले, अद्भुत रिजल्ट ही। देखें रिजल्ट कब देंगे, जब आपके खेतों में बायोमास होगा। अगर आपके खेत में हरी खाद नहीं है, आपके खेत में गोबर की खाद नहीं है, आपके खेत में कोई बायोमास पड़ा ही नहीं है, तो ये बेचारे बैक्टीरिया जाके करेंगे क्या? तो खाली बैक्टीरिया से खेती नहीं हो सकती है। बैक्टीरिया को खाने के लिए आपको खेत में बायोमास देना पड़ेगा। जैसे जैसे बायोमास बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, वैसे वैसे जमीन सुधरेगी। बड़ा सिंपल सा नियम है महाराज, तो आप इनको प्रयोग करो। अगर जी किसी जी किसान को रिजल्ट जी नहीं सर, आते हैं तो जी सर, हमसे मैं ये कह रहा था, 3098 पे 3% का ब्याज लगा के पैसे वापस ले लेना अपने। ये आपने नवरत्न खाद का जो बताया है जी बीजों का, तो उनका कुछ अनुपात भी है उन बीजों का एक समान मात्रा में मिला के डालना नहीं उनके नहीं, खेत में? उसमें देखो साहब, किसान का कोई अनुपात नहीं होता। हमारी जेब में आलू लाने के लिए पैसे नहीं है, मैं बीज कहाँ से लाऊं? मेरे को जो सस्ता मिलेगा वो मैं ज्यादा लूंगा, मेरे को जो महंगा मिलेगा वो मैं कम लूंगा। बस ये अनुपात याद रखो आप। टोटल मिला के 14 किलो होना चाहिए। किसी के चक्कर में मत फंसो, कोई साला बीज बेचने वाला बैठा है, कोई दवाई बेचने वाला बैठा है, सब तुम्हें लपेटने के चक्कर में है। वो कहेगा, सर आप आप जाओगे ना दुकान पे तो वो कहेगा अच्छा एक काम किलो आपको पता है मैं मटर केवल आधा किलो लाया, पता है क्यों? 50,000 रुपए किलो मटर का बीज था। मैं जी उसको जी, बोला बिल्कुल ये बिल्कुल। भगवान विष्णु ने दिया है क्या ऊपर से आसमान से? बोला जी लेना है तो लो, फालतू बात मत करो मेरे साथ। ये 14 किलो पर एकड़ लेना चाहिए जी सर। 14 से 18 किलो का रेशियो, जैसे ढैंचा है, सरकार देती है, साला ज्यादा ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? बरसीन घर का है, ज्यादा ले लो। मेथी 40 रुपए का आधा किलो मिलता है, ज्यादा ले लो। मटर महंगा है, 250 ग्राम ले लो। और आपका सरसों घर की है, 1 किलो डाल दो, ज्यादा डाल दो। और गेहूं घर का है, थोड़ा ज्यादा डाल दो। जई है, ज्यादा डाल दो। और तिल है, महंगा है, कम कर दो, 3 किलो कर दो एकड़ में, 2 किलो कर दो। मतलब अपना बैलेंस देखना है, हमने जेब का पैसा वही बचाना है। हमें तो बायोमास ही चाहिए, बायोमास हमें सबसे मिल जाएगा। तो ये 9 प्रकार की फसलें, और दलहन भी हो, तिलहन भी हो, सामान्य फसलें भी हो, इस टाइप से करके आप बोना जरूर, मुझे रिजल्ट बताना। आप अद्भुत कहोगे साहब ये जादू हो गया। जी जी, सर अवश्य अवश्य, सर कहीं बिल्कुल। प्रशिक्षण की व्यवस्था है क्या आपके पास? प्रशिक्षण तो मैं ही आ जाऊंगा महाराज, मुझे बुलाओ, मैं तो रोटी खाने का भूखा बैठा हूँ मध्य प्रदेश में। मालवीय जी ने इतना बढ़िया खाना खिला दिया, अभी दोबारा आने का मन कर रहा है, बुलाते ही नहीं है मुझे। और नर्मदापुरम में हम आपको बुला रहे हैं, सारा आमंत्रित देखो मैं करते हैं। बहुत जल्दी आपसे लेता नहीं, पैसे वैसे लेता नहीं हूँ। फौजी आदमी ऐसे करने की आदत, जीवन में मर जाऊंगा लेकिन ऐसे ऐसे हाथ नहीं जाएगा कभी। ठीक है, खाना खाता हूँ, खाने का शौकीन हूँ, बढ़िया खाना खिलाना। और बिल्कुल रहने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए, बस एक चारपाई चाहिए और एक मच्छरदानी चाहिए, मच्छर ना काटे, रात को नींद बढ़िया आ जाए। बाकी कोई बिल्कुल कानून नहीं। बाहर मंडैया में सुला देना, उधर मक्का के खेत में, उधर भी चलेगा। बिल्कुल आपको नर्मदापुरम में स्वागत है आपका। बहुत मैं भी अच्छा। और और कम से कम जब आप बुलाएं दुष्यंत तो जी को, दादाजी तीन नमस्कार। 3 से 4 दिन का दुष्यंत सत्र जी को रखिएगा। बुलाता हूँ मैं। हैंड रेज हो रहे हैं सर, बुला लूं मैं? हाँ, भ्राता एक जी सेकंड नमस्कार बस, है जी। 1 सेकंड। भ्राता जी 4 दिन का सत्र रखिएगा कम से कम। एक दिन में कुछ रामलीला समझ में नहीं आएगी। किसान हैं, प्रैक्टिकल कर करके हर चीज को समझा के जाऊंगा। जी सर, हम सभी लोग नर्मदापुरम के एक जगह एकत्र होंगे और 4 दिन का ही सत्र रखेंगे आपका। आपको मैं पहले प्लान बता दूंगा समझाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें वहां पे उपलब्ध रखिएगा। दोपहर तक 2 बजे, मतलब 12 बजे से पहले क्लास, 12 के बाद प्रैक्टिकल। फिर मैं आप लोगों के घर जाऊंगा, सबके घर घूम के आऊंगा, खाना खा के आऊंगा, एक एक घर में जाके। बिल्कुल सर, ये हमारे शरद भैया तैयार है। शरद भैया के घर पर ही रखेंगे सोमलवाड़ा में, और जी सभी जी लोग वहीं एकत्रित होंगे हम। जी जी जी। जी जी, बहुत अच्छा। अभी अब मैं सवाल पूछे, दुष्यंत जी टेढ़े से हैंड टेढ़े रेज सवाल बहुत पूछो, सारे हो रहे हैं। ऐसे सवाल पूछो जो आपको परेशान करते हो और कोई जवाब नहीं देता हूँ, मैं स्पष्ट जवाब दूंगा। दुष्यंत जी का काफी देर से हैंड रेज है। मैं फिर बैनी भैया को बुलाता हूँ। हाँ हाँ, हाथ दुष्यंत थक भैया जाएगा आप दुष्यंत क्वेश्चन भाई का, करें। पूछो। शायद दुष्यंत जी भैया के सदन पास को आवाज। नमन और राहुल जी के लिए प्रणाम। जय मैं हिंद शुगर साहब। जी शुगर शुगर खेत में जो शुगर परेशान कर रहा है, उनके लिए क्या कोई आवाज नहीं है आ आप? रही, दुष्यंत जी बोले। अरे भाभी ने बेलन तो नहीं मार दिया सर पे पीछे से? जी हो। सुअर की बात बता रहे आदरणीय भ्राता जी, वो सुअर उसके खेत में परेशान करे, सुअर का कोई इलाज? सुअर का पूरे इलाज है खेत नाई में के शुगर बाल, परेशान। जो दुकान पे बाल मिलते हैं ना, बाल बाल काटे हुए,
उनको बिखेर दो। उससे बढ़िया उपाय मुझे लगा नहीं, या फिर चारों तरफ आप बाउंड्री पे जाल लगा दो। जाल से सुअर बहुत डरता है। लाई के नाई के यहाँ से बाल मिलते ना, हमारे बाल कटे हुए ये जी समझा। ये थोड़े बहुत खेत के चारों तरफ बिखेर दीजिए। सुअर हमेशा नीचे सूंघता सूंघता आता है, जैसे नाक में बाल जाते हैं भाग जाता है वहां से। एक तो ये उपाय है। दूसरा, जी। आपने देखा होगा नेप्थिलीन की गोलियां, नेप्थिलीन की गोली समझते हैं आप लोग? नहीं हाँ नेप्थिलीन, जानते हैं, सब जानते हैं। वो सुसु करने जाते हैं ना पब्लिक टॉयलेट में, उसमें डाल के रखते हैं। समझ गए समझ गए। वो वाली गोलियों को आप एक बोतल में ले लो, उसमें छेद कर लो। छेद थोड़ा मोटा जी। हो कि गोली निकले ना बाहर, पता चले गोली निकल के बाहर गई। और वे 2-4 छेद करके वो बोतलें आपके खेत में 4-5-6 जगह टांग दो। एक गोली, बिल्कुल बिल्कुल। 2 गोली, एक गोली पिसी हुई हल्की, मतलब जी। टूटी हुई, और एक गोली साबुत। आप देखो इसकी बदबू भी नीलगाय और इसको बहुत परेशान करती है। नीलगाय का तो बदतमीज है, खैर हमारे यहाँ तो काबू नहीं दे रही इससे भी, लेकिन सुअर भाग जाता है। सुअर का तो हमने पता है। जी धन्यवाद। ये 2 काम करके देखिए साहब आप। जी, अब राकेश भैया अपना क्वेश्चन करें। जी वर्मा जी, धन्यवाद। नमन सदन में सभी को। सर मेरे आपसे 3-4 प्रश्न हैं। हाँ, आराम से पहला पूछो। पहला तो ये कि कैप्सूल जो आपके कल्चर में आप उपयोग कर रहे हैं, जी। वो जैसे आपने आपसे बुलवाया तो वो हमारे यहाँ हम कब तक रख सकते हैं और किस टेम्परेचर पे रख सकते हैं? ये भैया जी, और आपका जो ड्रम है वो खुले में ना हो और 35 डिग्री से ज्यादा उसका तापमान ना हो भाई, उस पानी का। अच्छा, उसके ऊपर आप खुले में भी रखें 35 तो डिग्री। थोड़ा 4 डंडे गाड़ करके और ऊपर घास फूस डाल दो, उसके ऊपर बांस बना के, मंडैया नहीं बोलते अपने गांव में। हाँ हाँ हाँ, और गर्मी छाछ अगर चाहिए बहुत उसको ज्यादा मतलब। आपके यहाँ पे पड़ती है तो ड्रम के ऊपर वो सूती वाला कपड़ा या टाट वाली बोरी बांध दो, कभी कभार पानी डाल दो ठीक है। उसमें, बस हो गया, इतना काफी है। और वैसे भी ये ड्रम, दुनिया में अभी इतना तापमान नहीं हुआ है कि 300 लीटर के ड्रम को 33 डिग्री तक गर्म कर दे, अगर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है तो। दूसरा ये कि इसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं होता, मतलब जैसे कि हम ड्रम बना के रखते हैं तो वो ज्यादा दिन तक उसको रख के रखते हैं, तो फिर वो कोई दूसरे जो खराब बैक्टीरिया होते हैं वो तो नहीं उसमें आते ना? बिल्कुल है, क्यों नहीं आएंगे। आर्मी बॉर्डर पे है तो टेररिस्ट नहीं आते क्या? आते हैं ना। आर्मी उनको मारती है, साथ में आर्मी के जवान भी मरते हैं, तो आर्मी में भी कंटामिनेशन होता है, इसमें भी होगा। फिर इसीलिए उसको आपको लीकेज बोला कि कैसे? ये 1 से 1.5 साल तक ही चलाना है, और बहुत सावधानी से, मतलब इसकी साफ सफाई रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो कंटामिनेशन आपके खेत में कुछ बहुत बड़ा बवाल कर देगा, वो खेत के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, बस पावर कम हो जाती है अगर आप इसको बार 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 एक ही कल्चर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे आप मेरे से लेके गए एक बोतल, अब आप सोचो मैं इसका मदर कल्चर बना लूं और आपने उसको फिर किसी को बांट दिया, उसने बना लिया, ये गड़बड़ हो जाएगा, तो उसका सीएफयू काउंट हर बार नीचे जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं एक बार ले, दूसरी बार बनाओ, खेत में छोड़ दो। अगर कोई बेचारा गरीब आदमी है, परेशान है, तो उसको आपने 1 बोतल दिया ना, 1 बोतल से उसने 200 लीटर बना दिया, वो खेत में छोड़ दिया, तो पहली बार के चलाने से ही मेरी गारंटी है धज्जियां उड़ा देगा वो फंगस की। जब वो दूसरी बार मल्टीपल करेगा उसी बचे हुए पानी को, तीसरी बार, चौथी बार, तो सीएफयू काउंट तो जरूर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना चला जाएगा उसके खेत में कि उस गरीब का भला हो जाएगा। उसके खेत में दोबारा फंगस नहीं आएगी 1 साल तक, 1-1.5 साल तो नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने इसको प्रयोग करना है। कंटामिनेशन होने दो दादा, हमने इतना पावरफुल बनाया है, R&D है अभी ये, मैं खोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। अब चिंता मत करो, कभी आऊंगा मध्य प्रदेश तो रिपोर्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, हैरान हो जाओगे सर पकड़ के, बाप रे कैसे बनाया रे फौजी भाई। जी, दूसरा सवाल है कि आप जो कल्चर मतलब फंगस की जो कॉलोनी और इसकी बैक्टीरियल की जो कॉलोनी है, तो इनको आप जो बोल रहे हैं वो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 2 ड्रमों में अलग अलग कॉलोनियों को बना के रख सकते हैं क्या? हाँ, बनाना ही है। आप शायद चाय पीने चले गए भाभी जी के साथ उस समय पे, मैं समझा रहा था। अलग अलग बनाना है इनको, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा का 1 ड्रम, हाँ, सूडोमोनास का दूसरा। देखिए ये दोनों बदमाश हैं, ये दोस्त तो हैं, लेकिन एक दारू पीता है एक नहीं पीता है, वैसा वाला है, तो दारू पीने वाला इससे बचता है। तो ये जो सूडोमोनास है ना, ये बहुत बदमाश है, ये सारी फंगस को तंग करता है। तंग कैसे करेगा, लोग बोलते हैं उसको खा जाता है, इसको, अरे इनको मुंह नहीं होते भाई यार खाने के लिए, वो उसका भोजन खा जाता है, ज्यादा उसकी नीड है, इसलिए हम उसको अलग रखते हैं, और ये बदमाशी भी करता है।
ये उसको काम नहीं करने देता सही तरीके से, सुडोमोनास उसको, ट्राइकोडर्मा को। ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना को काम नहीं करने देता है। ये इसलिए वैसा हो गया जैसे 4 दोस्त हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक सिख है, एक ईसाई है, चारों एक कमरे में रह रहे हैं, एक अजान पढ़ रहा है, एक आरती गा रहा है, खिचड़ी बन गई। हमने चारों के रूम अलग अलग कर दिए, काम एक साथ करो लेकिन सालों चारों अलग अलग रहो, लड़ाई किया तो लठ बजाऊंगा, वैसा वाला सिस्टम कर दिया इनका। तो बैक्टीरियल अलग इकट्ठा कर सकते हैं सर, बैक्टीरियल के जो कल्चर अपने वो इकट्ठे कर सकते हैं क्या? हाँ, वो तो हमने बता दिया ना आपको, बिवेरिया बेसियाना है, मेटारजेमिनी सोपले है, वर्टिसिलम लेकानी है, और आपका बेसिलस थुरंजेसिस है। ये तो एक ही कैप्सूल में आएगा, आपको कुछ नहीं करना। किसान इतना भोला है कि हम उसको खुद करके देते हैं, तुमने केवल कैप्सूल निकाल के ये ऐसे छोड़ना है, आपकी ड्यूटी खत्म। बाकी मटेरियल डाल दो, मौज लो, और जो पन्नी पे लिखा है वो ड्रम के ऊपर लिख दो। नहीं समझ में आता है तो इसका एक वीडियो चैनल पे मैंने बना के डाला हुआ है, 1522 नंबर का, उसमें सब समझाया हुआ है किसानों को। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम जिंदाबाद, जब तक जिंदे हैं जवाब दे रहे हैं, यदि नहीं रहेंगे आप लोग वीडियो देख के खुश रहना। चूहे का नियंत्रण सर, हाँ जी, चूहे का नियंत्रण कैसे करेंगे? चूहे को काहे मार रहे हो? प्रार्थना करो यार, गणेश जी की सवारी है, उसका भी तो कुछ हक बनता है प्रकृति में। सबको मार दोगे तो अकेले कैसे रहोगे? नेचर में गड़बड़ है ये बात। अच्छा, एक काम करना, चूहों से प्रार्थना करके देखना। एक आपको उदाहरण सुनाता हूं। हम मध्य प्रदेश में थे, मेरा एक दोस्त था इस्माइल खान। मैंने क्या किया, ये बड़ी अद्भुत कहानी है साहब। तो हमारे यहाँ वर्दी काट देते चूहे, और साला वर्दी बनता है 2500 रुपए का। 2500 रुपए मतलब बहुत महंगी चीज है फौजी आदमी के लिए। रिश्वत तो मिलता नहीं कहीं से, ना हम लेते, सैलरी उतना ज्यादा है नहीं, तो 2500 रुपए उस टाइम में बहुत महंगा था। अभी साहब हम छुट्टी जाते, चूहे वर्दी काट देते रूम में, अब क्या करें? या जैसे दूसरा आदमी छुट्टी गया है तो वो कपड़े बांध के जाएगा या हैंगर पे टांगेगा। अभी क्या हुआ कि मैं छुट्टी से आया तो चूहे ने मेरा वर्दी काट दिया। मैंने ढूंढ ढूंढ के 3-4 चूहे पेले साले दबा के, ढूंढ ढूंढ के मारे, चूहेदानी ला करके। उसके बाद क्या हुआ कि वो इस्माइल खान छुट्टी गया, वो हंस रहा था मुझे देख के। मैं बोला साले चिंता मत कर, तेरा भी नंबर आएगा बेटे, तू भी छुट्टी जाएगा। वो छुट्टी गया और मैं भी वहां से कहीं ट्रेनिंग के लिए गया था, तो हमारा रूम बंद हो गया। तो उसने क्या किया, जाते समय वो माथा टेक के बोला कि गणेश जी भगवान की सवारी, मेरे कपड़े मत काटना, मैं गरीब फौजी हूँ, देश की रक्षा में लगा हुआ हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करना। वो जैसे प्रार्थना करते हैं। मैं बोला भाई तेरी नहीं सुनेगा साले, तू मुल्ला है, तेरी ये सुनेगा नहीं, चिंता मत कर। बोला तू अपना काम कर, तू इनको मार। और मैं चूहेदानी लगा के गया कि साले 2-3 चूहे मरे मिलेंगे यहाँ। अब मजे की बात देखो, उसका एक भी वर्दी नहीं काटा, साला मेरा पूरा बेड काट दिया उन्होंने। तो ये क्या था मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रार्थना में ताकत है। एक बार करके देखो कि गणेश जी की सवारी है मूसकराज, ये मेरी फसल मेरे परिवार के लिए लगाई गई है। हमारे बेलजी भाई भी इसको बताते हैं कि आप थोड़ी कृपा करें हम पे, एक बार करके देख लो। दूसरा हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कौन सी आपत आ रही है? फिर तो दूसरे उपाय है ही, लाओ गोलियां, आटे में मिलाओ, फेंक दो। लेकिन उनको भी जीने का अधिकार है, थोड़ा बहुत खाने दो। ज्यादा नुकसान कर रहे हैं तो प्रार्थना करो, नहीं मान रहे तो ठोक दो, फौज वाला नियम। और राम जी ने भी यही किया, रावण को समझाया मान जा बे, नहीं माना उसको ठोक दिया फिर। तो वैसे ही पहले आप प्रार्थना करो, जरूर फर्क पड़ेगा। दुनिया में प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। नरम दिल रखो थोड़ा सा, और उनको भी जीने का अधिकार है हमारी तरह। वीरू जी, बीज उपचार के लिए सर आपका कहना है, मतलब जैसे आपने बीज उगते समय तो आपने भोजन का जरूरी नहीं बताया है जी, बाकी बीज उपचार में करना जरूरी है नहीं, कैसा क्या? बहुत जरूरी है भैया जी, क्योंकि आज हमारे खेतों में बवाल घुसे हुए हैं। हमारे बीज को जर्मिनेशन करने में बहुत दिक्कत देती है ये फंगस है। कैसे दिक्कत देती है? ये जो हमारा बीज निकला, जड़ निकली नई ताजी वाली मुलायम वाली, इसके अंदर में बहुत भोजन है, और इसके जो रुए हैं वो स्वयं की जो जड़ें हैं अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो वहां पे प्रकृति ने ट्राइकोडर्मा और आपका माइकोराइजा को भेजा है, लेकिन दोनों ही उपलब्ध नहीं है खेत में आज की तारीख में किसान के। तो जो बैड मतलब जो दुश्मन बैठा है ताक में, वो इसकी जड़ों पे कब्जा कर लेगा, और आप देखोगे कि चना इतना उगेगा और सूख जाएगा, फसल उगेगी और सूख जाएगी। क्यों सूख रही है? क्योंकि ये जड़ों को ऐसे करके चूस रहा है, नल की लगा के, ऊपर जाने नहीं दे रहा है माल, तो पौधा सूख जाएगा। अगर हम इसको लगा के ट्राइकोडर्मा करके कोटिंग करके भेजते हैं तो ये जाते एकदम तलवार, जैसे नेताजी जा रहे हैं तो पुलिस वाले साथ में जा रहे हैं, 4-5 चमचे